फुसफुसाते फुसफुसाते पपई है।
समझ नहीं आता क्या करूं। वह नहीं था तो नहीं था। वेद जी, आप बताइए ना, क्या उसे बचाने का कोई और उपाय नहीं? अगर उसकी उम्र हुई तो उसका जीवन बहुत लंबा होगा। सच कहते हो? शास्त्रों में कहा गया है, पैतिकान सन्निपात जान, कफवात समुत्पात भवान। बस बस, आपके ये शास्त्र का ज्ञान मत रटिए, इससे मुझे और भी डर लगने लगा है। बस ये बताइए, करूं क्या? मैं तो तुम्हें पहले ही सावधान कर चुका हूं। पर यह भी तो तय कर दीजिए, करना क्या है? देखो, उसके बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। बच्चा है, दिन रात घर में बंद रखना बड़ा मुश्किल सा है। तो तुम ही बताओ, और क्या उपाय है? शरद ऋतु की ये धूप और हवा उस बालक के लिए जहर के समान है। शास्त्रों में लिखा है, अपस्मारे ज्वरे कासे काम लाया हलीम कह। बस बस, आप और आपके ये शास्त्र का ज्ञान, इससे मैं पक चुका हूं। तो फिर उसे कमरे में ही बंद करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम जानते हो, पवने कपने चेव। आपके इस चेव का मैं क्या करूं? बीमारी का पूरा दिख बेचारा वह अकेला ही सह लेता है, और आपकी दी हुई दवा खाते वक्त देखकर तो मैं भी घबरा जाता हूं। जो जितना अधिक प्रबल, उसका उतना अधिक फल। महर्षि चरक ने कहा था, भेष यत् हित वाक्यांश तिक्तम आसु फलप्रदम। ये औषधि लो और सुबह, दोपहर और शाम को नियमित रूप से देते रहो, वो ठीक हो जाएगा। मनुष्य बिना पागल रे तू, मनुष्य बिना पागल रे तू, मूल खोदोगे। मनुष्य बिना पागल रे तू, मूल खोदोगे। मनुष्य भजल सोना मनुष्य बनोगे। मनुष्य भजल सोना मनुष्य बनोगे। मनुष्य बिना पागल रे तू, मूल खोदोगे। मनुष्य बिना पागल रे तू, मूल खोदोगे। मनुष्य भजल सोना मनुष्य बनोगे। मनुष्य भजल सोना मनुष्य बनोगे। अरे दादाजी, अब बंटा ढहाल हुआ। क्यों रे छोरे? तुझे मुझसे क्या डर? यही कि आप बच्चों को बिगाड़ने वाले सरदार जो ठहरे। ओहो, ना तो तुम बच्चे हो और ना तुम्हारे कोई बच्चा। अब तो तुम्हारे बिगड़ने की उम्र भी चली जा रही है। क्यों नहीं, मेरी घरवाली ने बच्चा गोद तो लिया है। क्या मतलब? यही कि मेरे घरवाली के रिश्ते का भतीजा है। बचपन से ही उसकी मां नहीं, और कुछ दिन पहले ही बाप चल गुजरा। राम राम, तब तो उसे मेरी बड़ी जरूरत होगी। बैठिए दादाजी। वेद जी कहते हैं, उसके रक्ति से बदन में वात पित्त कफ इतनी बुरी तरह से बिगड़ उठे कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। उसे बचाने का अब केवल एक ही रास्ता है
किसी तरह से शरद ऋतु की धूप और हवा से छुपाकर बस कमरे में बंद रखा जाए। लेकिन आपका तो यही खेल तेरा, बच्चों को बहला फुसलाकर बाहर ले जाते हो। बस इसी कारण आपसे डर लगता है। बात तो सच है तुम्हारी, मैं भी बड़ा खतरनाक हो उठा हूं, ठीक शरद ऋतु की तरह। हवा, पहाड़, पर्वत। क्यों भाई? लेकिन घर में अटकाए रखने के भी कुछ खेल नियम आया मैं जानता हूँ। सच में? अरे पहले अपना काम काज निपटा तो आओ, फिर तेरे बच्चे संग गहरी दोस्ती जमाता हूँ। मनुष्य बिना पागल रे तू मूल खो दोगे, मनुष्य बिना पागल रे तू मूल खो दोगे, मनुष्य भजल सोना मनुष्य बनोगे, मनुष्य भजल सोना मनुष्य बनोगे। हो मनुष्य बिना पागल रे तू मूल खो दोगे, मनुष्य भजल सोना मनुष्य बनोगे, मनुष्य भजल सोना मनुष्य बनोगे। फूफा जी! हाँ बेटा अमल, क्या मैं उस आंगन में नहीं जा सकता? नहीं बेटा। अरे जहाँ बुआ जी चक्की पर दाल पीस रही है, वो देखो ना वहाँ। जहाँ एक गिलहरी पूंछ के बल बैठी दाल के टुकड़ों को कुटुर कुटुर खा रही है। फूफा जी मैं वहाँ नहीं जा सकता। नहीं बेटा। और फूफा जी मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? बेटा वैद्य जी ने मना किया है, बाहर जाने से तुम बीमार पड़ जाओगे, बस इसीलिए। क्या? और वैद्य जी ने ये कैसे जाना? वैद्य जी न जानते, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ी है। तो क्या पोथियां पढ़ने से ही सब कुछ जाना जाता है? लो जी भाई, यह भी नहीं जानते। देखो अमल, वैद्य जी बहुत बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते। नहीं निकलते? ना, कब निकलते बताओ? वे सिर्फ घर में बैठे बैठे पोथियां पढ़ते हैं और किसी तरफ उनकी नजर नहीं। अमल जी, आप भी बड़े होकर पंडित बन जाना और घर में बैठे बैठे पोथियां पढ़ना, सारे लोग देखकर तंग रह जाएंगे। नहीं नहीं फूफा जी, मत आगे पैर पड़ो। मनो कौन बननी पंडित पंडित, मैं कौन बनूंगा? अगर भला मैं पंडित बन पाता, मेरा तो उद्धार हो जाता। तो क्या सभी पंडितों का उद्धार हो गया फूफा जी? मैं तो देखूंगा, देखता फिरूंगा। अरे देखोगे क्या? देखने को ऐसा है ही क्या? फूफा जी हमारे घर की खिड़की के बाहर वो जो पहाड़ दिखता है ना, मेरा बड़ा मन करता है उस पहाड़ के पार चला जाऊं। और फूफा जी आपको क्या लगता है ये पहाड़ रोकने के लिए बनाया गया है? मुझे तो लगता है धरती बोल नहीं सकती ना, इसीलिए अपने दोनों हाथ नीले आसमान में उठाकर पुकार रही है। दोपहर को जब लोग खिड़की पर बैठते हैं ना, तब ये आवाज सुनाई देती है। शायद पंडित लोग नहीं सुनते ना। अरे बेटा जी सुनो, पंडित लोग सुनना चाहते भी नहीं, वो तुम्हारी तरह पागल थोड़े ही है। फूफा जी मैंने अपने जैसा एक पागल कल देखा था। सच? हाँ। कैसा था? मैं भी तो सुनूं। उसके कंधे पर एक लाठी, लाठी से बंधी पोटली, पैरों में पुराना नागरा जूता। वो इस मैदान से होकर उस पहाड़ की ओर जा रहा था। मैंने उसे पुकार कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? वो बोला, जहाँ पहुंच जाए। मैंने पूछा, क्यों जा रहे हो? वो बोला, काम ढूंढने। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी!
सामने से ना मिला तो क्या और ढूंढूंगा। उसके बाद वो नागरा जूते वाला चला गया। मैं दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा, जहां गूलर के पेड़ के नीचे झरना बहता है ना, वहां जाकर उसने लाठी उतारी, जूते निकाले, पोटली से सत्तू निकाला और पानी में घोलकर खाने लगा। खा चुका तो पोटली बांधी, जूते पहने और झरने को चीरता चीरता पार चला गया। फूफा जी, मैंने बुआ जी से कह दिया है कि जब मैं भी अच्छा हो जाऊंगा ना तो मैं भी झरने के पास जाकर सत्तू खाऊंगा। फिर क्या बोली बुआ? बुआ बोली कि पहले तू अच्छा हो जा, फिर मैं ही तुझे अपने हाथों से सत्तू खिला लाऊंगी। फूफा जी, मैं कब से हो जाऊंगा? अब और देर नहीं बेटे। अब और देर नहीं, मैं चला जाऊंगा। हाँ, लेकिन भला जाना कहाँ है तुम्हें? अरे कितने सारे टेढ़े मेढ़े झरनों में पैर डुबो डुबो कर जब दोपहर को लोग सभी सोए होंगे ना, मैं कहीं दूर बस काम ढूंढता फिरूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, चले जाना, लेकिन तुम पहले अच्छे हो जाओ, उसके बाद चले जाना। फिर फूफा जी तुम मुझसे पंडित बनने को ना देना। फिर भला तुम्हें बनना क्या है? ये अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं ये सोच कर बताऊंगा। वो सब तो ठीक है बेटा, मगर तुम इस तरह चाहे जिस परदेसी से ना मिला करो। पर फूफा जी, मुझे परदेसियों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो तुम्हें पकड़ ले गए तो मेरा तो मजे मुझे कोई पकड़ कर लेकर जाता ही नहीं, सब खिड़की पर बिठा कर चले जाते हैं। तुम और तुम्हारी बातें। अच्छा बेटा जी, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। तुम है ना यहीं बैठे रहना, बाहर मत निकल जाना। चलता हूँ मैं। नहीं जाऊंगा, मगर इस खिड़की के यहीं बैठा रहूंगा मैं। हाँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अरे जब पैसा नहीं है तो हमारा बोनी का टाइम काहे खराब कर रहा हो? हाँ, ये सुनो तो सही, अगर मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकता ना तो जरूर चलता। मेरे साथ? इतनी दूर से हाथ लगाते हुए आते हो। सुनकर मेरा मन जाने कैसा होने लगता है। अरे लेकिन बिटवा, तुम यहाँ काहे बैठे हो? वो मुझे वैद्य जी ने बाहर जाने से मना किया है ना, इसीलिए यहाँ बैठा हूँ। हाय बच्चे, तुझे हुआ क्या है आखिर? हाँ, ये मुझे नहीं पता, वो मैंने कोई पोथी नहीं पढ़ी ना, इसलिए। पोथी नहीं पढ़ी? तुम कहाँ से आए हो? अरे बिटवा, मैं तो अपने गांव से आया हूँ। उतनी दूर से था वो गाँव? अरे ना ना ना, वो दिख रही है पहाड़ी, उस 5 मुंडा पहाड़ी के तले शामली नदी के किनारे है हमारा गांव। 5 मुंडा पहाड़, शामली नदी। क्या पता, शायद मैंने देखा है, कब ये याद नहीं आता। अरे तुमने देखा है हमारा गांव? अरे कभी गए भी हो शामली नदी, 5 मुंडा पहाड़? हाँ, नहीं, कभी गया नहीं हूँ, पर मुझे लगता है मैंने देखा है। लाल रंग की सड़क के किनारे बहुत पुराने और बरगद के पेड़ों के नीचे है ना तुम्हारा गांव। अरे वाह भैया, ठीक कहते हो आप। और वहां पर पहाड़ों पर गायें भी चढ़ती हैं। वाह 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 वाह, ताज्जुब है। हमारे गांव में गाय
गाय जरूर चढ़ती हैं और खूब गाय चढ़ती हैं और वे नदी से पानी भरकर कलश में ले जाती है। साड़ी पहनकर, है ना? अरे वाह भैया वाह, हमारे ग्वाल पाड़ा की औरतें कलश में पानी भरकर जरूर ले जाती हैं, लेकिन बेटा वो लाल साड़ी पहनती हैं ऐसा नहीं है। तुम शायद किसी दिन वहां गए होंगे। हाँ नहीं 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 वाले, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी नहीं गया। पर मुझे जिस दिन वैद्य जी बाहर जाने देंगे, क्या तुम मुझे अपने गांव ले चलोगे? लो बोला, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ ले चलूंगा, खुशी खुशी ले चलूंगा। और अपनी तरह ऐसे कंधे पर मटकी रखे दही बेचना भी सिखा दोगे ना? काय? अरे बलिहारी, तुम क्या हमारी तरह दही बेचोगे? अरे तुम तो इतनी इतनी पोथियां पढ़ के पंडित बनोगे। हाँ नहीं नहीं, मैं कौन मंडी पंडित, मैं तो थाका गांव सु, गवार पाड़ा सु, बूढ़ा बरगद का पेड़ के नीचे सु, लाल रंग की सड़क का किनारा सु, ताजा दही ला था किनारे गागार बेचूंगो, जाने में बेचे सुने जागा कर दही दही हाय मारी फूटी तकदीर। अरे ये धुन भी क्या कुछ सीखने की चीज है? हाँ नहीं, मुझे ये धुन सुनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को देखकर मन उदास हो जाता है ना, वैसे ही गली के मोड़ पर पेड़ों के बीच से तुम्हारी आवाज सुन के मन में लग रहा था, मन में जाने क्या लग रहा था, भूल गया। अरे भैया तुम तो बड़े कमाल के बच्चे हो यार। तुम एक काम करो, तुम ये मेरा एक पुलिया दही खाओ। लो लो भैया। पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे नहीं 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 बेटा, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरा ये दही चख लो, इसी में ही मेरा दिल खुश हो जाएगा। हाँ तुम्हें बहुत देर हो रही है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कोई भी देरी नहीं हो रही बेटा, और मेरा इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता। मुझे बड़ी याद आई उस 5 मुड़ा पहाड़ तले शामली नदी के किनारे रहने वाले ग्वालों के घर का दही। वे लोग सवेरे पेड़ के नीचे गाय खड़ी करके दूध धोते हैं, शाम को औरतें दही जमाती है। वही है दही 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 लो, बढ़िया दही। चौकीदार जी, ओ चौकीदार जी। अरे क्या बात हो गई, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मुझसे डर नहीं लगता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमसे किस बात का डर? मुझसे किस बात का डर ये पूछते हो? अरे अगर तुमको पकड़कर ले जाऊं तो? पकड़ कर ले जाओगे? कहाँ? बहुत दूर, उस पहाड़ के पार। अरे उस पहाड़ के पास क्या, तुम्हें तो पकड़कर सीधा राजा के पास में ले जाऊंगा। राजा के पास? ले चलो ना मुझे, पकड़ कर ले चलो ना। पर मुझे तो वैद्य जी ने बाहर जाने से मना किया है। वैद्य जी ने मना किया है? तभी मैं देखूं तुम्हारा चेहरा इतना पीला कैसे पड़ गया, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शरीर चमक रहा है। वैसे चौकीदार काका, क्या? आज तुम घंटा नहीं बजाओगे? अभी समय नहीं हुआ। अरे कोई कहता है समय भागा जा
अभी समय नहीं है। पर चौकीदार काका, तुम घंटा बजाओगे तब तो समय हो जाएगा ना। अरे ऐसा होने पर मैं खुद ही घंटा बजा देता हूँ। मुझे तुम्हारा घंटा सुनना बहुत अच्छा लगता है। दोपहर को जब सब खाना खा लेते हैं और भाजी काम पर चले जाते हैं, बुआ जी रामायण पढ़ते पढ़ते ऊँघने लगती है और हमारे घर का पालतू कुत्ता अपनी पूंछ में मुंह घुसाए सो जाता है, तब बजता है तुम्हारा घंटा। वैसे क्यों बजता है तुम्हारा घंटा? क्यों बजता है? वो घंटा सिर्फ बजता नहीं, वो हम सभी से कहता है। वो कहता है कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, वो बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कहाँ जाता है? किस देश को? कहाँ जाता है? किस देश को जाता है? ये आज तक किसी को नहीं पता। ये देश शायद किसी ने नहीं देखा। मेरी बड़ी इच्छा होती है समय के साथ चला जाऊं उस देश जिसके बारे में कोई नहीं जानता, बहुत दूर। उस देश तो एक दिन सबको जाना है। मुझे भी? अरे हाँ हाँ, तुम्हें भी जाना होगा। पर मुझे तो वैद्य जी ने बाहर जाने से मना किया है। अरे एक दिन देखना, तुम्हारे वो वैद्य जी ही तुमको इस देश में छोड़ के आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम वैद्य जी को नहीं जानते, वो बस पकड़कर बंद ही करते हैं। अरे तो इस दुनिया में अच्छे वैद्य जी भी हैं, वो तुम्हें आके छुड़ा देंगे। और वो अच्छे वैद्य जी मेरे लिए कब आएंगे? ऐसा नहीं बोलते बच्चे। नहीं, मुझे तो जहाँ बिठा रखा है मैं बस वहीं बैठा हूँ, यहाँ से हिलता भी नहीं हूँ। पर चौकीदार काका, जब तुम्हारा घंटा बजता है ना, तब मेरा मन जाने कैसा होने लगता है। अच्छा चौकीदार काका, एक बात बताओ, ये जो सड़क के पार लाल रंग का झंडा फहराया गया है हवेली पर, यहाँ क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? अरे भाई, यहाँ पे नया डाकघर खुला है ना। डाकघर? हाँ। किसका डाकघर? अरे राजा का डाकघर। अच्छा, राजा के डाकघर में सभी चिट्ठियाँ राजा के पास से आती है ना? अरे भाई, राजा के डाकघर से चिट्ठियां राजा के यहाँ से नहीं तो क्या, वो चौकीदार के यहाँ से आएगी। और एक दिन देखना, तुम्हारे नाम की चिट्ठी भी जरूर आएगी। मेरे नाम भी? हाँ। मैं तो बच्चा हूँ। तो बाबा, बच्चों के लिए राजा ना इत्तु सी बच्चे बच्चे से चिट्ठियां लिखते हैं। अच्छा, और वो मुझे चिट्ठी लिखेंगे, ये तुम्हें कैसे पता चला? भाई, अगर राजा को तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखनी होती तो ये तुम्हारी खिड़की के ठीक सामने अपना डाकघर क्यों खोलते? और मेरे नाम चिट्ठी आएगी तो मुझे लाकर कौन देगा? तुम्हारे नाम की चिट्ठी? तुम्हारे नाम की चिट्ठी? तुम सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हो ना? हाँ। है? इस खिड़की से नहीं देखते? सुबह से शाम तक राजा के डाकिए अपने गले में तमगा डाले चिट्ठियां बांटते फिरते हैं, वही तुम्हें तुम्हारे नाम की चिट्ठी लाके देंगे। अच्छा, वो लोग कहाँ घूमते हैं? गली गली, देश देश, हर जगह घूमते हैं, अपनी चिट्ठियां पहुंचाते हैं। तो फिर ठीक है, मैं भी राजा का डाकिया बनूंगा। अरे 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 बच्चे, राजा का डाकिया बनना कोई मामूली काम थोड़े है। अरे भाई, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, आपको अपनी चिट्ठियां हर हाल में पहुंचानी पड़ती है। इतना आसान काम नहीं है राजा का डाकिया बनना। चौकीदार जी, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? मुझे यही काम सबसे अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुम्हारा काम भी अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। दोपहर को जब चिलचिलाती धूप में तुम्हारा घंटा बजता है ना, और रात को जब हम सब सो जाते हैं और घर का दिया बुझ जाता है, तो दिखता है कि बाहर अंधेरे में तुम्हारा घंटा सुनाई दे रहा है। धन, धन,
होते तो कितना अच्छा हो। इसी खिड़की पर लेट कर पढ़ा करूं। घर में तो पढ़ नहीं सकता, कौन पढ़ने देगा? बुआ जी तो रामायण पढ़ती है, बुआ जी क्या राजा की लिखाई पढ़ सकेगी? अगर ना पढ़ पाई ना तो मैं चिट्ठियां जमा करके रखूंगा, जब बड़ा हो जाऊंगा तब पढ़ूंगा। लेकिन राजा के डाकिये मुझे पहचानेंगे नहीं तो? जानता हूँ, खूब जानता हूँ। मैं 7 भाइयों वाली चंपा की बात भी जानता हूँ। मुझे लगता है अगर लोग मुझे बाहर जाने दें तो मैं उस घने जंगल में चला जाऊँ
जिसका कोई रास्ता नहीं, जहाँ सबसे ऊंची डाल पर दुनिया चिड़िया बैठी झोंके खाती रहती है, वहां से चंपा बनकर खिल जाऊं। तुम मेरी पारुल दीदी बनोगी? मैं कैसे बनूंगी तुम्हारी पारुल दीदी? मैं हूँ सुधा, शशि मालिक की बेटी। मुझे रोज इतनी मालाएं दूधनी होती है। अगर मैं तुम्हारी तरह ऐसे बेटी रह पाती तो कितना मजा आता। तो सारा दिन भर क्या करती? मेरी गुड़िया है, मेरा गुड्डा है, उनका ब्याह करती। मेरी पालतू बिल्ली है, उसे लेकर घर चलूं। समय निकला जा रहा है, देर हो गई तो फूल नहीं बचेंगे। अरे रुको रुको, मुझसे थोड़ी देर और बात कर लो ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा ठीक, तुम शैतानी मत करना, राजा बेटे की तरह चुपचाप बैठे रहना। जब मैं फूल बीन कर आऊंगी तो तुमसे बातें करूंगी। और मुझे एक फूल देकर जाओगी? फूल यूं ही क्यों दूंगी, दाम लगेगा। ठीक है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और झरना पार करके काम ढूंढने जाऊंगा ना, तब दाम चुका दूंगा। अच्छा ठीक। तुम आओगी? हाँ आऊंगी। आओगी या नहीं आओगी? अरे बाबा आऊंगी। मुझे भूल तो नहीं जाओगी? मेरा नाम अमर है। नहीं भूलूंगी नहीं, देख लेना, याद रहेगा। तुम लोग मेरे घर के बाहर से ही लौटना। तुम भी बाहर निकल आओ ना, चलो खेलते हैं। मुझे वैद्य जी ने बाहर जाने से मना किया है। वैद्य जी ने मना किया है? तुम वैद्य जी की बात मानते हो? तुम लोग सड़क के किनारे मेरे खिड़की के सामने खेल जाया करो, इस बहाने मैं भी तुम्हें देख लिया करूंगा। अरे भैया, यहाँ कहाँ से खेले? हाँ, अरे ये देखो मेरे पास कितने सारे खिलौने हैं, लेकिन सब के सब धूल में पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। ये ऐसा करो, ये तुम ले लो। हम ले लें? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, सब तुम ले लो। कोई डांटेगा तो नहीं? नहीं, कोई नहीं डांटेगा। बस तुम रोज सवेरे मेरी इस खिड़की के सामने खेल जाया करना, और जब ये खिलौने पुराने हो जाएंगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए और भी नए खिलौने ला दूंगा। अच्छा, क्या क्या खिलौने हैं तुम्हारे पास? ये देखो हमारे पास पृथ्वी, टोकरी, घंटी, गुब्बारी, ये गुड्डा और ये किताब। पृथ्वी, इतने सारे खिलौने, गुड्डा, किताब, दिखाना, दिखा दो। अरे ये पृथ्वी, इस पृथ्वी से तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। और ये टोकरी, ये इससे मैं टोपी बना सकता हूँ। और ये किताब, इससे तो मैं कहानियां पढ़ूंगा। और ये गुड़िया, इस गुड़िया को मैं अपनी छोटी बहन को दूंगा। और वो क्या क्या खिलौने दिखाना? ये पुबाड़ी, इसके को मैं पूरे गांव में हल्ला मचा के रख दूंगा। और ये घंटी, इस घंटी की आवाज पिताजी के साइकिल की घंटी से कितनी मिलती है। साइकिलों पे सवार चले, सीटी बजाते फुसफुसाते बबई है।
पपैये, पहियों के पंखों पर होके सवार, पहियों के पंखों पर होके सवार, पहाड़ियों के पार चले, पहाड़ियों के पार चले, पहाड़ियों के पार चले। घंटियों के गीत जैसे पुल से गुजरते हैं, ये क्या पापा की साइकिल की आवाज? के साथ घूमने में बड़ा मजा आता था। उनके कंधे पे बैठा करता था। वो मुझे रोज गांव के चौक में ले जाते थे। पिताजी के कुर्ते में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रहता था। घंटियों के गीत सुनी जैसे पुल से गुजरते हैं, धुन परिंदों के आर पार, धुन परिंदों के पार चले, अब राहियों के पार चले। साइकिलों पे सवार चले, सीटी बजाते फुसफुसाते पपैये, पहियों के पंखों पर होके सवार, पहियों के पंखों पर होके सवार, पहाड़ियों के पार चले, पहाड़ियों के पार चले, पहाड़ियों के पार चले। लेटे रहो बेटे, बिस्तर पर ही लेटे रहो। पापा जी, आज क्या मैं उस खिड़की के पास नहीं जाऊं? वैद्य जी ने मना किया है। हाँ बेटा, वहां बैठे बैठे ही तो तुम्हारी बीमारी बढ़ गई है। नहीं फूफा जी, ये तो मैं नहीं जानता, मगर वहां बैठने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बेटा जी, वहां बैठे बैठे तुमने शहर के जितने भी बच्चे बूढ़े हैं सबसे दोस्ती कर ली है। मेरे दरवाजे के सामने एक बड़ा भारी मेला सा लग जाता है। देखो ना, आज तुम्हारा चेहरा कैसा पीला सा पड़ा हुआ है। कहीं ऐसे भी बीमारी ठीक होती है? अरे फूफा जी, मेरे साधु बाबा मुझे खिड़की पर ना पाकर कहीं चले न जाए। तुम्हारे साधु बाबा? हाँ, वही जो रोज मुझे दुनिया भर की कहानियां सुना के जाते हैं। एक बार की बात है अमल, तुम जानते हो। यही सब कहानियां सुनना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर मैं तो किसी साधु बाबा को नहीं जानता बेटा। फूफा जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, जाओ ना, मेरे साधु बाबा को बुला के लेकर आओ। मनुष्य बिना पागल रे तू, मनुष्य बिना पागल रे तू, फूल खो दोगे। मनुष्य बिना पागल रे तू, फूल खो दोगे। मनुष्य बदल सोना मन से बनोगे, मनुष्य बदल सोना मनुष्य बनोगे। मनुष्य बिना पागल रे तू, फूल खो दोगे। मनुष्य बिना पागल रे तू, फूल खो दोगे।
ताज्जुब क्यों? मुझे भी तुम्हारी जैसे समझते हो। मुझे तो कहीं भी जाने में कोई रोक रुकावट नहीं। जहां चाहूं वहां जा सकता हूँ। तुम्हारे बड़े मजे हैं। और साधु बाबा, तुमने कहा था जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो तुम मुझे अपना चेला बना लोगे, याद है ना? याद है, खूब याद है। घूमने के ऐसे ऐसे मंत्र सिखा दूंगा। समंदर, पहाड़, जंगल, कोई न रोक सकेगा। यह क्या पागलों जैसी बातें करते हो? भैया अमल, मैं पहाड़, पर्वत, समुद्र से तो नहीं डरता, लेकिन तुम्हारे फूफा जी के साथ वो वैद्य जी भी आ जुटे ना, तो मेरे मंत्रों को भी हार माननी पड़ेगी। नहीं फूफा जी, तुम वैद्य जी से कुछ मत कहना। मैं यही लेटा रहूंगा, यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। मगर हाँ, जब मैं अच्छा हो जाऊंगा ना तो साधु बाबा से मंत्र लेकर चला जाऊंगा। समंदर, जंगल, कोई मुझे नहीं रोक सकेगा। बेटा ऐसे हमेशा जाऊं जाऊं नहीं करते। यह सुनकर मैं कितना दुखी हो जाता हूँ। बाजी तो चले गए। अब मुझे बताओ, कौन सी द्वीप, कैसा द्वीप है? मेरे बच्चे, वो बड़ी अनोखी जगह है। चिड़ियों का देश, कोई आदमी नहीं, चिड़िया न बोलती न चलती, गाती है और उड़ जाती है। समुद्र के किनारे है ना? अरे एकदम समुद्र के किनारे। नीले रंग के पहाड़ है। ये लो, नीले रंग के पहाड़ों में ही तो रहती है चिड़िया। जब शाम को दूर से सूरज की किरणें पर पड़ती है ना, तब हरे रंग की चिड़िया अपने बसेरों पर लौटती है। इधर आसमान का रंग, इधर चिड़ियों का रंग, और इधर पहाड़ों का रंग। मिल चुके हैं सभी रंग, मिला भरा सबके संग। साधु बाबा, पहाड़ में झरना है। ये लो, झरने के बिना काम चलता है नहीं। देखने में ऐसा लगता है जैसे हीरे गलाकर बहा दिए हो किसी ने। और क्या उसका नाच। बजाते बजाते झरना झरझर करता, समुद्र में जाके डुबकी लगाता। बजाते बजाते झरना झरझर करता, समुद्र में जाके डुबकी लगाता। और किसी वैद्य के बाप की भी बस की नहीं कि पल भर के लिए उसे रोक के रखे। अगर चिड़ियों ने मुझे कुछ इंसान समझकर जाति बाहर न निकाला होता ना, तो मैं तो बरसों बरस समुद्र के किनारे ही बैठा रहता और वहीं अपना जीवन बिता देता। और मैं चिड़िया होता तो? ये लो, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाती। सुना है तुमने दही वाले से कह रखा है कि तुम दही बेचोगे, लेकिन अमल बाबू, चिड़ियाओं के बीच तुम्हारा दही का रोजगार कुछ ज्यादा जमता नहीं। अमल बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ काम से। फूफा जी, मेरा दही वाला आकर चला गया। अरे बाबा, जाएगा नहीं तो क्या? तुम्हारे इन साधु बाबा के हुक्म से क्रौंच द्वीप में उड़ते फिरने से तो उनका पेट भरेगा नहीं। वह तुम्हारे लिए एक कुलिया दही रख गया है। कह गया है उसकी भांजी का पिया है, इसीलिए वह कलमी पाड़ा शहनाई पक्की करने जा रहा है। उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं बेटा। पर फूफा जी, उसने तो कहा था कि अपनी भांजी का ब्याह मेरे साथ करेगा। ये तो बड़ा झमेला हुआ। साधु बाबा, पता है वो मुझसे कहता था, मेरी छोटी सी दुल्हन। नाक में नथनी, माथे पे टीका, लाल डोरियों की साड़ी, हाथ में चूड़ी, गले में मंगलसूत्र, सजती है दुल्हन हमारी। काली गाय
भी डर उठा। तुझे डरो ना बच्चा, उसका ब्याह हो जाने दो। अगर जरूरत पड़ी तो दही वाले के यहाँ भांजियों की कुछ खास कमी नहीं है। बाबा, ये जो डाकघर बना है, हाँ, इसमें मेरे नाम की चिट्ठी आएगी या नहीं? सुना है चिट्ठी वहां से चल पड़ी है, रास्ते में ही कहीं है। रास्ते में? हाँ। किस रास्ते में? अच्छा, वो बारिश के बाद आसमान खुलने पर बहुत दूर दिखाई पड़ता है, उस घने जंगली रास्ते पे। लो, तुम्हें तो सब पता है। मुझे सब पता है साधु बाबा। अरे बच्चा, यही तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला। ये नहीं मालूम, पर सब जैसे आंखों के सामने दिखता है। राजा का डाकिया अकेला पहाड़ से उतरता चला आ रहा है, उसके हाथ में लालटेन, कंधे पर चिट्ठियों का थैला, जो कितने ही दिन कितनी ही रात बस उतरता ही चला आ रहा है। खेत में कोई आदमी नहीं, ताजा खोजा चिड़िया अपनी पूंछ हिलाती यहाँ वहाँ घूम रही है। खेत में चिड़ियों की झनकार है, उसे जितना अपने पास आते देखता हूँ, मेरे मन की खुशी उतनी ही बढ़ती जाती है। मन, ओ मन, मेरी आंखें नहीं तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ? ये जो डाकघर है, क्या तुम इस राजा को जानते हो? जानता क्यों नहीं, मैं रोज उसके वहां भिक्षा लेने जाता हूँ। तो फिर ठीक है, मैं भी अच्छा हो जाऊं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने जा सकूंगा ना? तुम्हें भिक्षा की क्या जरूरत? अरे बच्चा, जो तुम्हें चाहिए होगा वो तुम्हें यूं ही दे देंगे। नहीं नहीं, मैं उनकी फाटक के सामने सड़क के किनारे महाराज की जय हो, महाराज अमर रहे, यह कहकर भिक्षा मांगूंगा, खंजरी बजा बजा कर नाचूंगा। ये बढ़िया रहेगा ना साधु बाबा? अरे बच्चा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे साथ साथ मुझे भी भरपेट भिक्षा मिलेगी। वैसे बेटे, तुम क्या मांगोगे? मैं कहूंगा कि वो मुझे अपना डाकिया बना ले। मैं वैसे ही डाकिये की तरह उनकी सभी चिट्ठियां घर घर बार बार देश को बांटता फिरूंगा, जैसे वो लालटेन लेकर बांटता है ना, वैसे। अरे भाई, लेकिन तुम्हें यहाँ बैठे रहने में क्या दुख? दुख नहीं है, पहले पहले जब यहाँ बैठे रहना पड़ता था ना, तो लगता था कि समय बीतता ही नहीं। जब से राजा का ये डाकघर बना है ना मेरी खिड़की के सामने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मन में विचार आते हैं कि एक दिन मेरे नाम की चिट्ठी आएगी, इसी खुशी के मारे में यहाँ जिंदगी भर बैठा रह सकता हूँ। और चिट्ठी में क्या लिखा होगा ये मैं नहीं जानता। ना जानते ना सही, कम से कम तुम्हारा नाम तो लिखा होगा, बस बहुत है। क्या अमल, ये लो, तुम्हारे फूफा जी भी आ गए। क्यों, क्या हुआ माधव दत्त? ये क्या झमेला खड़ा किया तुम लोगों ने? कौन सा झमेला? सुना है तुम लोगों ने उड़ाया है कि राजा ने तुम्हें ही चिट्ठी लिखने के लिए डाकघर खोला है। तो उसमें क्या हो गया? अरे हमारे पंचानन चौधरी ने गुमनाम चिट्ठी भेजकर इस बात की शिकायत राजा से कर दी है। क्या? मैं देखो तुम्हारे लिए पंखा लाया हूँ, तुम्हें हवा करता हूँ। घबराओ नहीं बेटे, एकदम मत घबराओ। चिट्ठी आएगी, देखो
सामने से वेत्य जी भी चले आ रहे हैं। घबराओ नहीं बच्चा, एकदम मत घबराओ। हवा करता हूँ। वेद जी जल्दी आइए। वेद जी अब कैसा महसूस हो रहा है? वैद्य जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे कोई दर्द नहीं। इसका ये हंसना और ये कहना कि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है अच्छे संकेत नहीं है। आचार्य चक्रधर दत्त ने कहा था। भाई वेद जी, हालत कैसी है बस यह बताइए। लगता है बाहर की हवा लग गई है। देखो दरवाजों से ये कैसी हवा चल रही, खिड़कियों से सरसरा रही, संध्या की लाली आ रही, रोगी को बेचैन कर रही, गीत गा रही चिड़िया, बुला रही उसे पहाड़ियां। ये खिड़कियां सारी बंद कर दो, दरवाजों पर ताले जड़ दो। अगर आपने बंदी है, इसका चेहरा देखकर लगता है जैसे पराए बेटे को घर लाया, उसे प्यार किया, पर अब बचा नहीं पाऊंगा। अरे माधव, ये चौधरी तो इसी ओर आ रहा है। मैं यहां ज्यादा देर ठहर नहीं पाऊंगा। मैं एक रिश्वटी भेज देता हूं, अगर इसे बचना होगा तो बच जाएगा। अरे छोकरे, नहीं नहीं साधु बाबा, आपको क्या लगा मैं सोया हुआ था? नहीं, मैंने सब सुन लिया। मुझे तो जैसे बहुत दूर की आवाजें भी सुनाई दे रही। मुझे लगता है जैसे मेरे माँ बापू मेरे सिरहाने बैठे बतिया रहे हो। अरे माधव दत्त, आजकल तेरा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है। नहीं, चौधरी जी, हम तो बहुत ही मामूली से लोग हैं। तो क्या मुझे पागल समझता है? तेरा ये लड़का राजा रानी की चिट्ठियों का इंतजार करता है। वो पागल है, नादान है, उसकी बातों पर ध्यान ना दीजिए आप। इसमें नाराज होने की क्या बात? अरे इसमें ताज्जुब की क्या बात? तेरे घर से अच्छा और कौन सा रास्ता दिखता राजा को? अरे देख, तेरे घर के ठीक सामने अपना डाकघर बनाया है। छोकरे, तेरी चिट्ठी आ गई है। सच? सच कैसे में होगा? राजा के साथ तेरी दोस्ती जो है, देख देख, राजा ने तेरे लिए चिट्ठी भेजी। राजा तेरा दोस्त है ना, ले चिट्ठी। तेरे नाम चिट्ठी लिखी है। अरे राजा के साथ तेरी दोस्ती है ना। राजा ने तेरे लिए चिट्ठी लिखी है। और ये चिट्ठी को राजा ने क्या लिखा है तेरे लिए? हाथ में आया एक कागज कोरा, चौधरी बोला ये राजा का पैगाम है, पर उस पर न कोई अक्षर था न कोई नाम, बस हंसी थी, छलावा था, झूठा फसाना तमाम।
बंद कर रखा है? खोल दो, जितने खिड़की दरवाजे हैं सब खोल दो। बेटा, अब कैसा लग रहा है? वैद्य जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि अब कोई दर्द नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। आधी रात को जब राजा आएंगे तो तुम उनके साथ उठकर बाहर जा सकोगे? जा सकूंगा, जरूर जा सकूंगा। यहाँ से निकलूं तो मेरी जान बचे। मैं राजा से कहूंगा कि वो मुझे ध्रुव तारा दिखा दे। मैंने उसे कई बार देखा, मगर मैं उसे पहचानता नहीं। वो सब पहचान करवा देंगे। माधव दत्त, इस कमरे को राजा की अगवानी के लिए साफ करके फूलों से सजा दो, लेकिन ये चौधरी यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन राजवेद्य जी, चौधरी जी तो मेरे दोस्त हैं। आपके यहाँ आने से पहले उन्होंने मुझे राजा की चिट्ठी लाकर दी थी। अच्छा, तुम्हारे दोस्त हैं तो वो यहाँ रह सकते हैं। कोई मेरे घर जाकर राजा के लिए अच्छी अच्छी। कोई जरूरत नहीं। देखो, उसे नींद आई है। दिया बुझा दो, आकाश के तारों की रोशनी आने दो। अमल अब सो चुका है। दो चक्कों के दांतों में फंसे मन की चैन बेचैन। दो चक्कों के दांतों में फंसे मन की चैन बेचैन। दादाजी, आप मुहूर्त बनकर क्यों खड़े हैं? और यहाँ सब अंधेरा क्यों किए दे रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ये लक्षण अच्छे नहीं लग रहे। और तारों की रोशनी का मैं क्या करूंगा? चुप रहो। वो विश्वासियों, तुम लोग एकदम चुप रहो। दो चक्कों के दांतों में फंसे मन की चैन बेचैन। चढ़ रही सीढ़ियां बेकरार, चढ़ रही सीढ़ियां बेकरार। चांद सितारों के पार चले, चांद सितारों के पार चले, चांद सितारों के पार चले। अमल, मैं आ गई। मैं सुधा अमल। अमल सो चुका है। लेकिन मैं तो उसके लिए फूल लाई थी। अच्छा, लाओ दो अपना फूल। ये कब जागेगा? अभी जब राजा आकर इसका नाम पुकारेंगे। तो तुम इसके कान में एक बात कह देना। क्या कहे? कहना सुधा तुम्हें भूली नहीं, और उसे ये फूल दे देना। साइकिलों पे सवार चले, सीटी बजाते फुसफुसाते पपैये, पहियों के पंखों पर होके सवार, पहियों के पंखों पर होके सवार।
साथ पपई है